तो आज की हमारी जो ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्रों पर हम आज चर्चा करने चल रहे हैं। नवंबर 2017 का आपके सामने ये प्रश्न है, उसका पेपर है, विगत वर्षों का ये पेपर है। 5 नवंबर 2017 को पेपर हुआ था ये, और ये द्वितीय प्रश्न पत्र है। समाज कार्य का 2 पेपर हुआ था, एक तृतीय भी हुआ था। तो अभी हम द्वितीय पर बात करेंगे जिसमें 50 प्रश्न होंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे तृतीय प्रश्न पत्र पर समाज कार्य के। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा सामाजिक व्यवस्थाएं या व्यवस्था बनाए रखी जाती है। क्या आप श्रम का विभाजन कहेंगे, कानून कहेंगे, सामाजिकरण कहेंगे या राज्य कहेंगे? कानून ज्यादा लग रहा है। कानून आप ज्यादा सामाजिकरण। कानून आप बता रहे हैं। कोई यहाँ पर जो है बच्चा श्रम का विभाजन सर मुझे कानून ज्यादा लग रहा है, लेकिन श्रम भी लग रहा है। अब आप देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं। कानून कह रहे हैं आप निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखी जाती हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं, अच्छा, सामाजिक व्यवस्थाएं में अगर हम बात करें आप लोगों से, पहला हमारे ऑप्शन पे बात करते हैं श्रम का विभाजन पर। श्रम जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे तर्कसंगत टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं, तो ऐसे में इसे हम लोग श्रम विभाजन का नाम दे देते हैं, है ना, या हम इसे विशिष्टीकरण दे देते हैं, है कि नहीं? तो श्रम विभाजन बड़े कार्य को दक्षता पूर्वक करने में सहायक होता है। और इसी बात को लेकर इस्माइल दुर्खिम का नाम आप सभी लोग परिचित हैं, इस्माइल दुर्खिम से। और ये फेमस कुछ इसकी किताबें थी इस्माइल दुर्खिम की, जिसमें से इन्होंने श्रम विभाजन पर बात किया था। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी सन 1893। सुसाइड 1897। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजन्स लाइफ 1912। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द रूल ऑफ सोशोलॉजी मेथड 1895। वेरी गुड। तो आप लोगों को ये पता है इस्माइल दुर्खिम की 4 ऐसी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिन्होंने इस तरीके से बात किया है। बात करते हैं कानून। अच्छा, कानून यहाँ पे आपको बताऊं कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखी जाती है। ये बात सही है। ये बात अगर औपचारिकता के रूप में अगर हम देखते हैं कि कानून की एक भूमिका है, परंतु याद रखिएगा एक पार्ट है, एक पार्ट, ना कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में इसकी एक अहम भूमिका है। हाँ, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक कानून की भाई भूमिका है, राइट है। उससे बढ़िया ऑप्शन मैम सामाजिकरण है। क्यों? क्योंकि पूरे समाज को बना देना सामाजिकरण है, और वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं और आत्म व्यक्तित्व को प्राप्त करता, वो सामाजिकरण है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन, क्या आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे सामाजिकरण को सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए? हाँ सर, बनाए रखने में सही हो सकता है। मैं आपको बता दूं, संस्कृति ग्रहण, जो संस्कृति के संदर्भ में मानव शास्त्र उसे स्वयं संस्कृति ग्रहण का शब्द का रूप दिया था, वो सामाजिकरण का ही पार्ट था, एस.सी. दुबे का। और व्यक्ति सामाजिक व्यवहार स्वीकार करता है और अनुकूलतम करता है, यानी अनुकूल करता है, अडेप्टेट करता है, वही सामाजिकरण है। जहां मानदंड, रूल, नियम, कानून, ये सारे के सारे चीजें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाते हैं सामाजिकरण में। आप सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑप्शन नंबर 3 को चुनाव करें। सामाजिकरण ही करेक्ट जवाब है आपका, बस याद रखेंगे सभी लोग। पहला ही प्रश्न आज आप लोगों का गलत हुआ है। आगे बात करते हैं। कोई भी बच्चा नहीं है जिसका प्रश्न सही गया हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का सबसे छोटा अभिकरण है? देखिए, परिवार। ओके, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आप लोगों का। आप सभी लोगों ने परिवार का चुनाव किया है, और यही परिवार आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर औपचारिक शिक्षा का अगर हम अभिकरण की बात करेंगे तो समुदाय, विद्यालय, धर्म हो जाएगा, है ना। और जब हम बात करेंगे अनौपचारिक शिक्षा का अभिकरण,
अच्छा, अभिकरण का मतलब कितने लोग जानते हैं? संस्था संस्था एजेंसी। एजेंसी अभी एजेंसी, या आप कह लीजिए एजेंसी कह लीजिए, या आप संस्था कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण की बात करते हैं तो एक परिवार लगा दीजिएगा। ऑप्शन में अगर परिवार नहीं है तो मित्र होगा, मित्र लगा दीजिएगा। मित्र नहीं है तो क्या लगाओगे? पड़ोस। पड़ोस लगा देगा। या तो फिर राज्य लगा देना, या तो फिर समुदाय लगा देना, या तो फिर धार्मिक संस्थाएं जो आती हैं, चर्च वगैरह, है ना, वो लगा देना। ठीक है, लगा दोगे ना? दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है, याद रखिएगा। और जो औपचारिक शिक्षा के अभिकरण होते हैं बहुत सीमित होते हैं। विद्यालय हो गया आपका, है ना। समुदाय यहाँ पे यार मैंने आपको बता दिया इसमें ना, वो भी सर अनौपचारिक से ही रहेगा ना समुदाय। अनौपचार अनौपचारिक में रहेगा यार, बात तो सही ये भी है। अच्छा, सबसे छोटा पूछा था। नहीं यहाँ नहीं, पे सबसे छोटा पूछा सबसे है, छोटा केवल पूछा है। विद्यालय ऐसा है जो औपचारिक का है, बस बाकी तो सारे समुदाय होगा, समुदाय होगा, सबसे छोटा पूछा था। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे समुदाय भी होगा, है ना, तो मैंने पहले शुरुआत में बोल दिया था। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा में आप ध्यान रखिएगा, विद्यालय, पुस्तकालय इत्यादि इस शिक्षा का अभिकरण माना जाता है। औपचारिक शिक्षा में बालक के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है ना। और अनौपचारिक शिक्षा में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है कि नहीं? क्लियर? चलो, ये बातें आप सबको पता होना चाहिए और अच्छी चीज़ें हैं, हमें ये सबको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे। निम्नलिखित में से सामाजिक समूह नहीं है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अच्छा जी, चलिए। अच्छा, ये आपके सिलेबस में आपको बता दूं, सामाजिक समूह दिया गया है ना? बोलो हाँ या ना। ये कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ, अगर जब सामाजिक समूह आपके सिलेबस में मेंशन किया गया तो मैं आप ही लोगों से परिभाषा पूछना चाहता हूँ, बताइए। बताइए। सर, व्यक्तियों का वह संगठन जो जिनका कुछ उद्देश्य होता है, जो किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, उनके बीच में अंतर क्रिया होती है, अच्छा, उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। अच्छा, क्या आप ये बोल सकते हैं? ठीक है, एक मिनट। क्या आप यहाँ पे अगर हम बात करें सामाजिक समूह के बारे में, क्या आप ये बात बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और प्रभावित होते हैं तो व्यक्तियों के ऐसे संग्रह को सामाजिक समूह कह सकते हो आप लोग? हाँ सर। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब ये बात आपने कह दिया तो अच्छी बात है। तो उसी के आगे अगर जब हम बात करते हैं कुछ उसकी विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं बता दूं, कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे अधिवक्ताओं को समिति के रूप में हम सामाजिक समूह के पार्ट में रख लेंगे। श्रमिक संघ के कार्यकारी समिति को भी हम लोग सामाजिक समूह के अंतर्गत रख लेंगे। किसी संस्था का प्रबंधन बोर्ड को हम भी सामाजिक समूह के अंतर्गत रख लेंगे। सदस्यों की पारस्परिक जागरूकता को भी हम सामाजिक समूह के अंतर्गत रख लेंगे। मनुष्यों का संग्रह भी हम सामाजिक समूह के अंतर्गत रख लेंगे। परंतु किसी सड़क पर चल रहा घुड़सवार, साइकिल चालक, पैदल व्यक्ति सामाजिक समूह का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है। सही जवाब दिया था आप लोगों ने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। अब्राहम मैस्लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और आप लोग जरा मुझे बताएं आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है जी? संज्ञानात्मक। ओके, ऑप्शन डी। हाँ, आप लोगों को मैंने अभी आज जो पेपर करवा रहा था लास्ट में 2017 का, उसमें भी प्रश्न ये पूछा गया प्रश्न था, रिपीटेड प्रश्न है। फ्रायड हो गए, जीन पियाजे हो गए, मैस्लो महोदय हो गए, कार्ल रोजर्स हो गए, है ना, कार्ल मार्क्स हो गए, दुर्खिम हो गए, ये ऐसे विद्वान हैं जो बार बार पूछे जाते हैं अपने। तो इन लोगों को तो रट्टा मार के ही जाइए, और रट्टा मारने के आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम है। अब्राहम मैस्लो ने मानव की आवश्यकता के 5 चरणों की व्याख्या किया है। मनुष्य को निरंतर क्रियाशील रहता है, इस तरीके से 5 चरणों के रूप में इन्होंने इस तरीके से पिरामिड में दर्शाया है।
5 स्टेप में। आप जानते भी हैं, एक है शारीरिक आवश्यकता, आपको मालूम है, अभी मैंने पढ़ाया था। दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता है, तीसरा स्नेह जिसको बोलते हो और संबंधों की आवश्यकता बोलते हो, और चौथा जो है आपका आत्मसम्मान है, पांचवा जो है आत्मबोध है या स्वक्रियात्मक आप कह सकते हैं इसको भी। तो 5 स्टेप इस तरीके से अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिए गए हैं, 5 चरण, ठीक है। 5 स्टेप ऑफ मैस्लो थ्योरीज इन जो है आपको देखने को मिलती है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसका बताइए ऑप्शन कौन सा सही गया है, संज्ञानात्मक। मुझे तो थर्ड लग रहा है। अच्छा, ये संज्ञानात्मक आवश्यकता ना कहकर अगर संज्ञानात्मक सिद्धांत बोलूं तो किसका नाम दोगे? जीन पियाजे का। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। मालूम है आपको समाज कार्य की जो टेक्निक है ना, पैरवी, आश्वासन, ये टेक्निक है ना, पैरवी, ये सारी टेक्निक है। आप इग्नू की बुक पढ़िएगा कभी समय निकाल के। जैसे कभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मानक आवश्यकताएं थी ना, वो क्या होता है? मानव की आवश्यकता मैडम तो है ही है 5 मैस्लो के अनुसार। मानक लिखा ना उसमें सर, वो जैसे कहाँ कहाँ? मानक आवश्यकताओं में तो सारी आ जाएंगी ना, fourth में। अच्छा 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 अच्छा, ये मानक, अच्छा मानक कंफ्यूज हो रहे हैं आप, यहाँ पे देख लीजिए। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं कोई नहीं। अगर जहाँ कंफ्यूजन हो ना, आप उसका थोड़ा सा इंग्लिश भी रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है दिया गया है नॉर्मेटिव नीड की बात की गई है। अच्छा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर नॉर्म का मतलब तो वही होता है, थोड़ा नियम सिद्धांत है। शारीरिक आवश्यकताओं में आएगा सर ये। किसमें? सर ये पहली आवश्यकता थी तो ना, सामाजिक आवश्यकताओं में आएगा सर ये। नेहा की आवश्यकता हाँ। जिसमें होती है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भोजन पानी और इसमें आएगा सर ये। नहीं नहीं नहीं, उस नहीं नॉर्मेटिव नीड उसके अंतर्गत नहीं आएगा सर, ये अब्राहम मैस्लो का है, ठीक है। जैसे इन्होंने भी एक शब्द बोला सामाजिक वाला, हेल्थ केयर वाला, यह आपका माना जाएगा, है ना, ये आपका माना जाएगा। एक मिनट जरा होल्ड रखना। जब कभी आपको सामाजिक आवश्यकता की बात करें, सामाजिक नीति की बात अगर करता है ना, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर शामिल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका मैडम माना जाता है, बेसिकली कॉग्निटिव नीड नहीं मानी जाएगी, आपको ध्यान रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़िए, समझ गए मानक? जी सर। पैरवी, देखिए पैरवी एक आचार्य नीति का हिस्सा नहीं है। क्या बताना चाहेंगे आप कि कार्य पैरवी की आचार्य नीति की हिस्सा नहीं है? क्या कहना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब में? क्या आप ये बोलना चाहेंगे कि प्रयोक्ताओं की इच्छा और अनुदेशन के अनुसार कार्य करना ही पैरवी की आचार्य नीति है? हाँ सर। बिल्कुल है, तो बिल्कुल है सर। बिल्कुल। अगर क्या आप ये बताना चाहेंगे कि पैरवी की आचार्य नीति सेवा प्रयोक्ताओं के श्रेष्ठ हित के लिए कार्य करती है? हाँ सर सही। हाँ। ये भी सही है। ये भी सही है। क्या कोई आप काम करना चाहते हैं या कार्य करना चाहते हैं तो पैरवी की आचार्य नीति के अंतर्गत प्रयोक्ता को उचित जानकारी देना चाहेंगे? उचित हाँ जान... सर। हाँ सर। थर्ड नहीं होगा। आपको अगर हम बात करें पैरवी की आचार्य नीति के अंतर्गत सेवा प्रयोक्ताओं की सीमाओं को मान्यता ना देना, क्या इससे सहमत हैं? आंसर यही हो जाएगा सर, ये नहीं होना चाहिए आप लोगों को सहमत, इसलिए आपका ये गलत जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे और 6 आपसे कह रहा है कि जब प्रतिदर्शों की संख्या 2 से अधिक है परंतु यह पूर्व निश्चित या पूर्व निर्धारित नहीं है कि इस प्रकार व्याख्या क्या कहलाती है? क्या अनुक्रमित प्रतिदर्श कहलाता है या गुच्छ प्रतिदर्श कहलाता है या निर्णय प्रतिदर्श कहलाता है या क्षेत्र प्रतिदर्श कहलाता है? क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अनुक्रमित प्रतिदर्श होता क्या है? कोई अपने विचारों को प्रकट करना चाहेगा मुझसे? अनुक्रमित नमूना मैडम गैर संभावना नमूना तकनीकी है जिसमें शोधकर्ता किसी दिए गए समय अंतराल में एकल या जनसंख्या का एक समूह में चुनता है, अपना अध्ययन करता है और परिणाम का विश्लेषण करता है। यदि आवश्यक होता है तो जनसंख्या दूसरे समूह को भी चुन लेता है, वह आपका अनुक्रमित प्रतिदर्श कहलाता है। यही क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है आपके सामने, यही आपका करेक्ट जवाब है। जहां पूछा जा रहा प्रतिदर्श की संख्या 2 से अधिक है, और मैंने एक शब्द जोड़ा था आप लोगों ने, जनसंख्या के दूसरे समूह को चुनता है।
वही आपके सामने आ गया प्रश्न। सर, अच्छा, इसका क्लस्टर नहीं, कुछ नहीं हो सकता क्या? क्या चीज़? ये सेकंड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता इसका? सीक्वेंस सैंपलिंग, क्लस्टर की बात कर रहे हैं? क्लस्टर वाली, अच्छा, फर्स्ट अच्छा। वाली। नहीं नहीं, से क्लस्टर नहीं होगा, क्लस्टर आपका नहीं होगा। ठीक है, क्लस्टर बेसिकली सांख्यिकीय एक प्रकार से पारस्परिक रूप से सजातीय और अभी तक आंतरिक रूप से विषम समूह को स्पष्ट करने में इसकी भूमिका हमें देखने को मिलता है। तो क्लस्टर की भूमिका यहाँ पर नहीं होगी। क्लस्टर क्या होता है? इसका प्रयोग जब एक सांख्यिकीय आभारी में पारस्परिक रूप से सजातीय जो है वो आंतरिक रूप से विषम समूह को जब स्पष्ट करेगी तो वो क्लस्टर का रूप लेगी, परंतु यहाँ पे क्लस्टर का रूप ये नहीं ले रही है। और जब हम कभी बात करते हैं जजमेंटल का, तो जजमेंटल तो नाम से ही पता है आप लोगों को, जहाँ पे निर्णय का बात किया जाता है, पहले ही निर्णय आप लोगों ने ले लिया है ना, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट बन जाता है ना, तो वो आपका क्या बन जाता है? जजमेंटल बन जाता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं क्षेत्र में, तो क्षेत्र बेसिकली जांच के कुल क्षेत्रों को छोटे उप क्षेत्रों में विभाजित करके जब कार्य करता तो वो बनता है। परंतु यहाँ प्रश्न था कि जब प्रतिदर्शों की संख्या 2 से अधिक हो, लेकिन पहले से निश्चित और पहले से निर्धारित ना हो, पहले से निश्चित और पहले से निर्धारित ना हो, तो इस प्रकार की व्याख्या आपको सामने आ जाएगी, अनुक्रमित सीक्वेंस आ जाएगी। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग को अच्छे से मालूम होगा। स्टीवेंस सन 1946 में इन्होंने कहा कि किसी कक्षा में किसी छात्र को रैंक का आकलन करना है। किसका? रैंक का। और इसके लिए आपने कौन सी मापनी का प्रयोग करना चाहेंगे, बताइए जरा। स्टीवेंस मापन जी, क्या सर आपसे नहीं आएगा क्रम सूचक मापनी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों ने अगर क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब मुझे ए का जवाब दे रहे हैं तो आप सही दे रहे हैं, गलत नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि जब 1946 में स्टीवेंस ने मात्रा को ज्ञात करने के लिए मापनी या पैमाने का प्रयोग किया, तो उस समय उसने 46 में 4 टाइप के बताया। पहला नाम था सांकेतिक, दूसरा नाम जो था उनका क्रमसूचक, तीसरा जो नाम था अंतराल, चौथा जो नाम था उनका अनुपात। तो अंतराल तीसरा था, चौथा अनुपात था, और क्रमित उनका जो था वो दूसरा था। जो सांकेतिक और नामित होता है वो पहला था। और प्रश्न पूछा रैंक, तो रैंक तो क्रम से ही होगा। क्या आप 7 का ए नहीं देना चाहेंगे? हाँ सर। भाई हम कहते हैं नामित में क्या होता है कि जब किसी 2 श्रेणियों को वर्गीकृत कर दिया तो नामित हो गया। 2 श्रेणी में क्या है? एक महिला एक पुरुष, बन गई 2 श्रेणी, नामित हो गई। और क्रम में क्या करते हैं आप? जब किसी निश्चित रूप में आप उसको व्याख्या करते हैं शुरुआत में, तो वहां पे अंक देंगे, या तो फिर रैंक देंगे, या आप ग्रेड देंगे, या आप वहां पे श्रेणी को रिप्रेजेंट करेंगे, या मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग के रूपों में वर्गित करेंगे। सामाजिक आर्थिक स्थिति, अच्छा देखिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति को अगर निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग को जो वर्गीकृत करते हैं आप लोग, वो किस में आता है? वो क्रम सूचक में आता है। अच्छा, जब हम बात करें अंतराल की बात, अंतराल में आपको बता दूं, ये क्रम सूचक मापनी की तरह ही है। इसके साथ साथ हम माप की इकाई का उपयोग करेंगे। बात अगर मैं करूं सेल्सियस पैमाने, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक की जो भी पैमाने हमें देखने को मिलते हैं वो अंतराल में मिलते हैं। और या अगर हम अनुपात की बात जब करते हैं, और यहाँ पर परिणात्मक जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग करते हैं, और सांकेतिक, क्रम सूचक और अंतराल मापनी के गुणों को सम्मिश्रण कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि बिंदु, वास्तविक बिंदु का अर्थ को रूप में स्पष्ट करने, मतलब सामाजिक दूरी को। और उन्हीं के आधार पर और भी विद्वान थे, मानव व्यवहार की मापनियों को रिप्रेजेंट किया। लिंकट मापनी, ज्ञान के आधार, संचार, कौशल, शिक्षण सामग्री, संगठन, शिक्षण सामग्री का संगठन, ये सब किस में आता है? लिंकट मापनी में आता है। आप लोग सोचते हो कि लिंकट मापनी है क्या चीज़? लिंकट मापनी बेसिकली निर्धारित मापनी होती है, और यह केवल कथन और वस्तु का समान महत्व पर बल देता है। ये केवल आपको बताऊं, एक शिक्षक की गुणवत्ता में कई आयाम शामिल होते हैं, जैसे ज्ञान का आधार शामिल होता है शिक्षक के लिए। तो आप किस में? लिंकट मापनी में नापेंगे। आप संचार कौशल, कम्युनिकेशन कौशल नापेंगे, किससे नापेंगे? आप
किससे आप मापते हैं? व्यवहार का। अगर हम बात करते हैं लिंकट मापनी में, यहाँ पे शिक्षक की बात मैं कर रहा हूँ, बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति आप देखेंगे, किस में देखेंगे? लिंकट मापनी में देखेंगे आप। अच्छा भाई चलो ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि क्या आज मैंने जो पढ़ाया आपके लिए ये पीडीएफ सही था, आपने फीडबैक दिया ठीक था, तो ये लिंकट मापने के माध्यम से आपने मुझे फीडबैक दिया। इस तरीके का क्या मेरा कम्युनिकेशन स्किल जो बोलने की थी वो अच्छी थी, आप सहमत अगर हैं तो ठीक था, लिंकट मापनी का था। ये लिंकट मापनी है, मेरे व्यवहार को आपने माप लिया, यहाँ पर लिंकट मापनी है। ये थर्स्टन मापनी क्या होती है? थर्स्टन मापनी बेसिकली ये मापनी अलग अलग वितरणों को प्रभाव डालती है। जैसे कि ज्ञान का आधार को 1.5 के भार के महत्व को बता सकती है। यहाँ पर मतलब अगर आप दशमलव वगैरह की चीज़ लगाते हैं तो भी वहाँ पे थर्स्टन की बात हमें आ जाती है, जिससे किसी का वेट वगैरह बताना है आपको, है ना, ये सारी चीज़ आप बता सकते हैं लिंकट मापनी में। इतना है। गुटमैन की मापनी, ये अनुपात मापनी पर आधारित है। गुटमैन अनुपात पर आधारित है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो ये जो कार्य जब करते हैं कुछ कठिन कार्य होता है, इसमें बहुत जटिल कार्य होता है गुटमैन मापनी में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप लोग, पहला यहाँ पे सही था। दूसरों के व्यवहार को नकल करके सीखने को डैश कहा जाता है। ध्यान देखिएगा, अगर आपने किसी के व्यवहार को अगर आपने कॉपी कर लिया, नकल कर लिया, उसको क्या कहोगे? अवलोकन कहोगे? हाँ सर, बंडूरा का है। ठीक है। और इस प्रकार के अधिगम अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता कौन है? बंडूरा। बेंडूरा। मॉडलिंग द्वारा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है। अल्बर्ट बेंडूरा का सिद्धांत याद रखिएगा सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये अल्बर्ट बेंडूरा का, जहां पे अवलोकन एक शब्द आता है, एक शब्द आपके सामने आता है नकल, एक शब्द आता है आदर्श व्यवहार, है कि नहीं? इसके प्रतिमानों के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकृति किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना और वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। इसीलिए कहा गया कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है। तो आपके सामने एक ही जवाब आता है, अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को जब अल्बर्ट बेंडूरा दे रहा था तो उस सिद्धांत में कुछ ऐसे शब्द, 3 ऐसे शब्द संयोजित किए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक था अटेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्यान। एक शब्द था स्मृति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान को क्या बोलते हैं? ध्यान को अवधान बोला था, स्मृति को धारणा बोला था। स्मृति को क्या बोला था? धारणा। याद में, रिमेंबर, है ना। चलो, धरला भी बोल सकते हो। और एक आपका था प्रयोग। तो मेरा कहने का मतलब ये 3 ऐसे शब्द। अब जब इन्होंने सबसे पहले अल्बर्ट बेंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार को संज्ञानवादी कहा जाता है। मानव व्यवहार का संज्ञानवादी किसे कहा जाता है? अल्बर्ट बेंडूरा को। अब अल्बर्ट बेंडूरा ने एक बालक पर बेबी डॉल का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? बेबी डॉल पर। ये स्टोरी जानते हो? हाँ। नहीं सर। अच्छा, तो जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार यानी सोशल बिहेवियर को दर्शाया। बेबी डॉल को अब जरा समझिए कैसे दर्शाया। सोशल लर्निंग में क्या हुआ कि इन्होंने जैसे पहला एक मूवी दिखाई, इन्होंने पहली मूवी दिखाई। सबसे पहली जब पहली मूवी दिखाई, प्रथम मूवी, मतलब एक सोशल वैल्यू को, तो उसमें दिखाया गया, वो मूवी में था सोशल वैल्यू, मतलब समझ रहे हो, सामाजिक मूल्य बताया गया। और जब सामाजिक वैल्यू को बताया गया तो उसे बालक देखकर बेबी डॉल के साथ वह बालक भी सोशल बिहेवियर करने लगा, तो उसको सोशल वैल्यू बोला गया। ये पहली मूवी में था। फिर दूसरी मूवी दिखाई गई, 3 मूवी दिखाई गई थी अल्बर्ट बेंडूरा द्वारा। और जब दूसरी मूवी दिखाई गई, ये मूवी में प्रेम पर आधारित था, स्नेह पर आधारित था ये मूवी। इसमें देखकर बालक डॉल से स्नेह करता था, उसे सहलाता था। तो मूवी दिखा रही तो उसमें बेबी डॉल को वो सहला रहा था, तो फिर बालक को दे दिया उसी तरीके से मूवी समाप्त होने के बाद, तो ठीक बालक भी उसी तरीके से कर रहा था। तीसरी मूवी आई, तीसरी बार दिखाया उसको, बालक को। जब तीसरी बार दिखाया तो तीसरी मूवी में वायलेंट दृश्य था, मतलब हिंसात्मक दृश्य था, जिसे देखकर बालक गुड़िया का गर्दन तोड़ देता था, है ना। तो वो हिंसात्मक था। इस तरीके की क्रिया। अब हमें निष्कर्ष क्या निकला?
हमने ये निकाला कि छोटे बच्चों को यह पता नहीं होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए, इसीलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार का प्रतिमान प्रस्तुत करें आप सभी लोग। यही बात अल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में बोला था, और उसने कहा भी था कि दूसरे के व्यवहार को अगर आप जब नकल करके सीखते हैं, जब आप कोई वही बिहेवियर करते हैं, तो उसको हम अवलोकन कहते हैं। और यही बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका यही सही जवाब। स्पष्ट हुआ? दूसरा मूवी में क्या बताया? दूसरा मूवी जी क्या कह रहे हैं, फिर से बोले। स्नेह का स्नेह का मतलब? प्रेम स्नेह का था ना दूसरा मूवी। हाँ, दूसरा स्नेह है, प्रेम, लव, प्रेम, है ना, ये था। चलो आगे बढ़ जाएं। हाँ सर। चलो, निम्नलिखित में से क्या सतत विकास लक्ष्यों का भाग है? देखिए क्या अच्छा प्रश्न है आपके सामने। सतत विकास लक्ष्य, ओके बी ऑप्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम चलते हैं, सॉरी 9 की तरफ अगर हम चलते हैं, तो हमारे सामने मिल जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जिनको लक्ष्य मालूम होगा वही बच्चा बता पाएगा, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे, दिक्कत होगी उनको बताने में। तो मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो पहला लक्ष्य क्या रखा गया था? गरीबी शून्य करना। गरीबी को समाप्त कर देना। क्या गरीबी इसमें है? नहीं है। देखिए ये ना आप लोग सभी लोग ना याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में SDG के नाम से जाना जाता है, 17 गोल हैं। कोई गरीबी नहीं, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले आपने गरीबी को देश से हटाया। दूसरी बात आपने क्या रखा? फिर आपने कहा कि जब गरीबी खत्म हो जाएगी तो आपने भूख को खत्म कर दिया। भाई जैसे ही अगर हम बात करें भूख को खत्म करना है, नो हैंगर की बात करना है, शून्य भूख की करना है, तो जब गरीबी नहीं रहेगी तभी तो ऐसा हो सकता है ना। दूसरा भी नहीं दिया गया है इसमें। तीसरी की बात करते हैं, चलो भोजन सर का, अच्छा भोजन है, हाँ फिर भोजन है, यहाँ पे है, हाँ भोजन है, ठीक 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 ठीक। तीसरी बात करते हैं अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा कल्याण, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की बात करना। जब उसकी भूख नहीं रहेगी तो उसका शरीर भी तो स्वस्थ रहेगा, अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा। देखो यहाँ पे आप चाहो तो एक दूसरे से रिलेट करके याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से भी। पहले गरीबी देश से हटाओ, जब देश से गरीबी हट जाएगी उसके पास पैसे आएंगे तो वो पेट भरेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि भूख को ख़त्म करेगा अपनी। और जब भूख उसकी ख़त्म हो जाएगी तो उसके शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगी। थोड़ा सा होल्ड रखिएगा आप सभी लोग, कोई आए। एक मजबूत संस्थाएं, हाँ यह संस्थाएं। और फिर उसके बाद जो 17 नंबर का गोल हो जाएगा वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भागीदारी। तो इस तरीके से आप लोग 17 गोल अवश्य याद करके जाइएगा। आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है कौन नंबर का गोल कौन सा है। तो जलवायु है आपके ऑप्शन में, उपभोग आपके ऑप्शन में है, भोजन आपके ऑप्शन में है, अपराध नहीं दिया गया है, काट दीजिए, जो ऑप्शन मिलेगा वही मिल जाएगा। सी को हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 में है, सी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करेंगे, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत, तो देखेंगे उसके अंतर्गत कुछ विशिष्टताएं दी गई हैं, और वो कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं आप लोग मुझे बताना चाहें, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्या आप तलाक नहीं कहेंगे? तलाक तो होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर हम कर रहे हैं आप लोगों से, हमारे सामने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की विशिष्टता, और ये आपसे विशिष्टता जो कि हम चर्चा करते हैं, तो हर हिंदू स्त्री पुरुष दूसरे हिंदू स्त्री पुरुष से विवाह कर सकता है, चाहे वह किसी जाति का हो। एक विवाहित तय किया गया है, द्विविवाही अमान्य और दंडनीय माना गया है। न्यायिक पृथककरण की बात की गई है, विवाह संबंध विच्छेद की बात की गई है। तो क्या विवाह संबंध विच्छेद को तलाक कह सकते हो? विवाह शून्यता की डिग्री की घोषणा की भी की गई है, तो यही तो सही जवाब है आपका। बाकी चिकित्सकीय गर्भपात की बात तो नहीं की गई है। दत्तक ग्रहण में तो भाई तो किशोर अधिनियम था उसमें बात की गई थी, उत्तराधिकार की बात नहीं की गई है। बात समझ में आई? हाँ सर। तो ये प्रश्न बहुत सरल था विजय सर,
कुणाल जी बोलिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या डिजिटल अभिसरण कन्वेंजर्स या है जो कन्वेंशन लिखा हुआ है से संबंधित नहीं है। अब देखिए, भाषाओं का अनुभव। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों ने जवाब मुझे दिया है, भाषाओं का अनुभव। क्या दिया है? दूरसंचार। भाषाओं का अनुभव नहीं आएगा सर इसमें, डिजिटल में। अच्छा, डिजिटल, देखिए यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, अब प्रश्न समझ में आ गया। देखिए ध्यान सुनिए, डिजिटल अभिसरण से संबंधित, अब आपको डिजिटल अभिसरण से संबंधित की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्रकार की तकनीकी की बात करता है, ये तकनीकी अभिसरण की बात करेगा, राइट। और जब आप तकनीकी अभिसरण के रूप में प्रौद्योगिकी की प्रवृत्ति को देखते हैं तो उसमें घड़ियां हो गई, टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, सोशल मीडिया हो गई, और उपभोक्ता इलेक्ट्रिक्स हो गया, दूर संचार हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके डिजिटल अभिसरण हो जाएंगे। भाषा का अनुभव थोड़ी ना होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों भाई? 4 ही उद्योग है, 4 ही ऑप्शन में आते हैं। देखिए, नंबर 1 सूचना प्रौद्योगिकी है ऑप्शन में, नंबर 2 दूर संचार ऑप्शन में है, नंबर 3 उपभोक्ता इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स याद रखिए बस, इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 3, नंबर 4 मनोरंजन। ये 4 ऐसे शब्द जोड़े गए हैं जो यहाँ पर चौथा एक दे दिया अलग, भाषाओं का अनुभव। यही ऑप्शन सही है, यही नहीं है। समझ में आया? लिख भी रहे हो कि नहीं, बस ऐसे ही सुन रहे हो कथा? ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैंने इनके बारे में बताया भी है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा है? अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 32 सर। 32। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मूल अधिकार जो प्रदान करता है कि व्यक्तियों को संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की विशेषाधिकार की बात करता है। और ये बात आप जानते हो भली भांति तरीके से, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है ना। बात करते हैं अगर हम लोग संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और आप लोग संपत्ति का अधिकार जानते भी हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31। वेरी गुड, 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। यह आपको मालूम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात करेंगे समानता का अधिकार। आप जानते हैं समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी की बात करता है कि देश के कानून के सामने, समानता का अधिकार क्या बोलता है? कहता है कि देश के कानून के सामने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। लिंग, जाति, नस्ल, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के जो है अनुचित व्यवहार को त्याग दिया जाना चाहिए। यही समानता का अधिकार आपसे बताता है। याद रखिएगा आप सभी लोग, यही है समानता का अधिकार 14 से 18 तक। आगे बात करते हैं अगर हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और आप इनके बारे में भी जानते हैं। ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की बात करता है। और आप जानते हो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है? कि भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, किंतु
या समस्त नागरिकों को किसी भी धर्म में विश्वास रखना और अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताता है आप लोगों से। क्लियर? और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपको जो है मिलते हैं ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और मौलिक अधिकार का अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो 12 से लेकर 35 35। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहता है कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बीच में, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न के बढ़िया कोई प्रश्न में नहीं, दोनों के बीच में कंपेयर करके पूछ रहा है कि बीच में धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विभेदीकरण की विशेषता थी जो कॉमन के रूप में देखने को मिली, हमें कॉमन रूप में मिली। ऑप्शन 4, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा प्रदान किया जाए, यही ऑप्शन 4 था, जिसमें आर्य समाज की बात हुई थी, विशिष्टता बताई गई और बात की गई ब्रह्म समाज की। सर ये विभेदीकरण कैसे हुआ? विभेदी, अच्छा यहां पे देखिए एक मिनट, विभेदीकरण। अब आप यहाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए एक बार। हाँ क्या कह रहे हो आप बता लीजिए। चलो चलो सर आप बोल लिए पहले। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे विभेदीकरण, तो विभेदीकरण अलग अलग घटनाओं के अंतर को स्पष्ट करता है। तो सॉरी मैंने कॉमन बता रहा था, अलग अलग क्या चीज़ का बता। अब देखो मूर्ति पूजा का विरोध दोनों में है, कर्मकांडवाद विरोध दोनों में है, सामाजिक बुराई दोनों में है, सभी धर्मों का बराबर का दर्जा दोनों में अलग अलग बातें हैं, दोनों में अलग अलग बात है। मतलब जैसे दो व्यक्तियों के बीच उसके कद, रंग, आयु आदि पर किया जाने वाला भेद व्यक्तिगत विभेदीकरण कहलाता है। व्यवसाय, रुचि, उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर किए जाने वाला भेद सामाजिक विभेदीकरण बना कि नहीं बना, बताइए। तो यहाँ पे बात किया गया सभी धर्मों को बराबर का दर्जा प्रदान किया जाए, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा प्रदान किया जाए। किस समाज में कहा गया? दोनों समाज में कहा गया। ब्रह्म नहीं, दोनों समाज नहीं होगा। दोनों समाज का जवाब मत दीजिएगा आप। सर एक ऐसी विशेषता, एक होगी ऐसी विशेषता जो दोनों में नहीं होगी, वही बताना है ना, विभेदीकारी विशेषता। बस एक का जिसने खंडन किया होगा और एक ने स्वीकारा होगा, ऐसी ब्रह्म समाज है, राजा राम मोहन राय ने कहा था सभी। हाँ, यहाँ आप समझिए, प्राचीन धर्म के अकॉर्डिंग बात जब हम करते हैं, सबसे पुराना धर्म अकॉर्डिंग या सबसे पुराना प्राचीन समाज सुधार की बात अगर हम करते हैं ब्रह्म समाज में, तो यहाँ पे बराबर का दर्जा ब्रह्म समाज में ही आया था, आर्य समाज में नहीं था। यहाँ पे विभेदीकरण का था, अलग बताना था, यही अलग था। बाकी ऊपर के जो 3 था वो कॉमन था, बस यही एक चीज़ है आपके सामने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। सभी लोग सहमत हो इस प्रश्न से कि डी करेक्ट है? हाँ, बोलते रहिएगा भाई सभी लोग। हाँ सर। आवाज नहीं जा रही ना बैकग्राउंड? नहीं आ रही है। नहीं ज्यादा ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बस देखो आप लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होना चाहिए। बस यदि होगा तो तुरंत मुझे बताइएगा। अगर अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे तो तुरंत बताइएगा। जरा सा भी आपको अगर अनकंफर्टेबल महसूस होता है तुरंत बताइएगा। 14 भी बात करेंगे। फीस आप लोगों ने दे रखा है मुझे, इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि आप लोगों को पूरी क्लास मिलेगी। जिस तरीके से कहोगे आवाज़ जाएगी तुरंत बताना। किस सिद्धांत और सिद्धांतों का गांधीवादी सामाजिक क्रिया प्रतिमान में पालन किया गया है? तो आपको बताना है कि एकल रणनीति का सिद्धांत है, नाटकीकरण का सिद्धांत है, दोहरे दृष्टिकोण का सिद्धांत है, वैधिकरण का सिद्धांत है। जी, क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग? सर दोहरा दृष्टिकोण का सिद्धांत। देखिए, प्रतिमान में पालन किया गया है। आपसे बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि प्रतिमान किया गया। देखो, एकल रणनीति का सिद्धांत आपको बता दूं कि गांधीवादी सामाजिक क्रिया के प्रतिमान में सम्मिलित नहीं है। आपका नाटकीकरण का सिद्धांत शामिल किया गया है, दोहरे दृष्टिकोण का सिद्धांत शामिल किया गया, वैधिकरण का सिद्धांत भी शामिल किया गया है। हाँ सर ये भी। हाँ, एक मिनट। ओके, चलो अब शुरुआत करें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है।
बस इतना ही मिनट करेगा, 2 मिनट हुआ है, 2 मिनट ही आपकी क्लास जो है स्टार्ट रहेगी बस पर डे। देखिए सामाजिक क्रिया की जो सिद्धांत में मैं आपसे भी क्या बोल रहे हैं, नाट्यकरण के सिद्धांत। सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो नाट्यकरण की बात भी करता है, जैसे नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, और भी किसी दृश्य के माध्यम से, कोई या कोई एक प्रोग्राम के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक करना, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये एक प्रकार के प्रतिमान माना जाता है। दोहरे दृष्टिकोण का भी इसमें भूमिका देखने को मिलती है, एक्टिविटी को रिपीटेड के रूप में देखने के रूप में। आपको अगर मैं बात करूं, आप जानते भी हैं सामाजिक क्रिया का एक सिद्धांत सेपरेट आया था, मैक्स वेबर का नाम आप जानते हैं। मैक्स वेबर ने जब अत्यंत प्रतिष्ठा के साथ इस बात पे चर्चा किया था, तो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के द्वारा इसने समाजशास्त्र में वैज्ञानिक प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए दोहरे सिद्धांत को भी चर्चा किया है कि सामाजिक क्रिया एक विस्तृत विज्ञान कहकर उन सभी समाजशास्त्रियों से एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जिसने सामाजिक संरचना के रूप में स्वीकार किया था। तो सामाजिक संरचना दोहरे दृष्टिकोण को बताता है, सामाजिक संरचना दोहरे दृष्टिकोण को बताता है। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। वैदिकरण मतलब वैधता की बात करता है, एक प्रकार से वैलिड की बात करता है, ये भी आपको शामिल रहेगा। तो ये बेसिकली गांधीवादी सामाजिक क्रिया का प्रतिमान नाट्यकरण है, वैदिकरण है और दोहरे का भी है। इसी में एक और पॉइंट लिख सकते हैं, सिद्धांत का भी है, गांधीवादी का भी है। तो आप देख लीजिए BCD जिसमें होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, सेकेंड वाला है, यही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 15 के बारे में। आपने नाम सुना होगा FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग। वेरी गुड। FCRA जिस तरीके से अभी आपने इस एक्ट के बारे में चर्चा किया हमसे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट जो है ये बेसिकली 2010 का ही है, 2010 का ही है। इस एक्ट को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप लोगों से प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। विदेशी योगदान विनिमय अधिगम का जो है अधिनियम इसको कहा जाता है। विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम इसी को बोला जाता है शुद्ध हिंदी में। और इसमें कहा गया निम्नलिखित में से विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोका गया है। तो मैं आपको बता दूं यह अधिनियम वर्ष 2010 में पारित किया गया था। इसका केवल मात्र एक ही उद्देश्य था, आप उसको ध्यान से सुन लीजिए। भारतीय संगठनों और व्यक्तियों को विदेशी योगदान और दान को विनियमित करना और ऐसे योगदान को प्रतिबंधित करना था जो देश के हित के लिए हानिकारक हो सकता है। यही अगर हम बात जब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अनुसार, तो आपके सामने अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो आप में कहा गया कि रोका गया था। तो अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आप इस चीज से सहमत हैं कि किसी निगम के कर्मचारी की किसे विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए रोका गया है? क्या किसी निगम के कर्मचारी के लिए रोका गया है? हाँ सर, यही आएगा। ठीक है। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि किसी भी विधायिका का सदस्य से विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोका गया है? जी सर। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि किसी पंजीकृत समाचार या समाचार का प्रकाशन के लिए विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोका गया है FCRA के माध्यम में? बिल्कुल रोका। लेकिन अविभाजित हिंदू परिवार के बारे में क्या बात करता है FCRA? सर नहीं ऑप्शन यही कट दीजिए। आपका ABC जिस ऑप्शन मिलेगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये है विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। पंजीकरण को रद्द करने का प्रावधान किया यदि गृह मंत्रालय का मानना है कि संगठन तटस्थ नहीं है तो। विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम के तहत गैर सरकारी संगठनों को दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र 5 साल की अवधि के लिए वैध होगा। और यह जानकारी इसके बारे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में अगर आप जानकारी लेंगे तो वहां पे आपको पता चल भी जाएगा। विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए वर्जित किया गया है। किनको किनको वर्जित किया गया है? न्यायाधीश को वर्जित है, नहीं ले सकता न्यायाधीश। हाँ बोलो, हाँ। चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार है तो क्या उसके लिए विदेशी से पैसे लेगा? नहीं ले सकता। क्या किसी भी निगम के सरकारी कर्मचारी या कर्मचारी है किसी भी निगम का? अच्छा ऑप्शन में था ही है वो तो ऑलरेडी, वो नहीं ले। हाँ वो भी नहीं ले सकता।
और अगर हम बात करते हैं कि किसी भी विधायिका का सदस्य होगा तो वो भी नहीं ले सकता है। अच्छा, ये भी ऑप्शन में है। अच्छा, कोई राजनीतिक दल है, कोई राजनीतिक दल है तो वो भी नहीं ले सकता, रोका गया है, नहीं ले सकता वो। कम्युनि जो है, अगर हम बात करते हैं कार्टूनिस्ट, संपादक और पंजीकृत समाचार पत्र के प्रकाशन को लिए भी, इसको भी रोका गया है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये 6 बातें जिसमें से व्यक्तियों या संघ को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से वर्जित किया गया है, ये जो मैंने 6 बातें बताई हैं इसको ध्यान रखिएगा। 6 बातें। 6 सर 1976 में आया था क्या ये पहले? 2010 याद रखो, 76 मत याद रखो, 1976। सर इसमें कुछ और संशोधन नहीं हुआ है सर, अभी जैसे ग्रीन पीस एनजीओ को इन्होंने मोदी सरकार ने 2020 प्रतिबंध लगा दिया। 2020 में। हाँ सर, हाँ। ग्रीन पीस एनजीओ इनको प्रतिबंध भी लगा दिया था सर। हाँ, संशोधन है भाई। 50 से 20% तो योगदान कर देते हैं। हाँ, ये वेरी गुड, वेरी वो गुड। वो कब आया उसका संशोधन सर? वो 2015 में आया था कि 20 में आया था? 20 है, 20 वही तो बोल रहा हूँ, 20 20। ठीक है, जैसे देखिए मैं बताऊँ आपको, ये जो FCRA बेसिकली है ना, इसकी स्वीकृति के उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में जब आप बात करते हैं तो 1976 आता है। तो वहाँ पर हम कई नए प्रावधानों को जोड़ते हैं। हालांकि परिप्रेक्ष्य हमारा वही था, लेकिन ये सही तरीके से जो पारित किया गया, जहाँ पे प्रमाण पत्र जांच साल तक के लिए वैध होगा, पूर्व अनुमानित विशेष कार्य विदेशी योगदान अनुमति देगी, ऐसी चीज़ों पर बात करने के लिए 2010 की प्रक्रिया संचालित हुई। जैसे अभी आप ही लोगों में से किसी बच्चे ने बताया है कि पहले 50% था, अब कितने % कर दिया गया? 20% कर दिया गया है ना, 20% कर दिया गया। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में हम लोगों से प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी पूछा जाता है हम लोगों से प्रश्न ऐसे, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। प्राप्तकर्ता संगठन के पदाधिकारियों अथवा शासकीय निकाय के सदस्यों में से 75% लोग विदेशी दानकर्ता के रिश्तेदार ना हो। 75% ऐसी बातें कही गई है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक सर इसमें क्वेश्चन था मुद्रा को लेकर, ये जो विदेशी अनुदान है वो किस मुद्रा में हो सकता है? जैसे मैं नहीं समझा, फिर से बोलो। करेंसी कौन सी करेंसी में हो सकता है वो? विदेशी अनुदान प्राप्त किया जा सकता है भारतीय मुद्रा में, विदेशी मुद्रा में, या दोनों? मुद्रा तो कन्वर्ट तो होगा ही होगा मैडम, विदेशी अनुदान को हो, मुझे याद नहीं है पर शायद दोनों था। विदेशी मुद्रा में नहीं, करेंसी तो कन्वर्ट होता है, ये बात तो आप सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। वो तो होता हाँ, तो ये जाहिर सी बात है, करेंसी तो कन्वर्ट होगी। MPPSC में आया था सर ये क्वेश्चन। विदेशी अंशदान जो है स्टेट बैंक ऑफ किस इंडिया, रूप में होता है, मतलब करेंसी कैसी हो सकती है? भारतीय करेंसी हो सकती है कि विदेशी हो सकती है कि दोनों हो सकती है? तो इसका दोनों ऑप्शन आंसर था दोनों। दोनों करेक्ट रहेगा फिर, दोनों। देखो कन्वर्ट से ही, ये तो लॉजिक चीज़ें हैं, है ना, कन्वर्ट से होता है, तो जाहिर सी बात हम यहाँ से दिमाग लगा सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो ये प्रश्न का जवाब मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 16 की आपके सामने आ गया कि भारतीय संविधान या भारत के संविधान ने भारतीय नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य निर्धारित किए हैं? क्या बोलना उचित समझेंगे आप? क्या कहना उचित समझेंगे आप? क्या आप ये कहना उचित समझेंगे कि वैज्ञानिक सोच विकसित करें? हाँ सर। क्या आप ये चाहेंगे कि हमारी मिलीजुली संस्कृति का समृद्ध धरोहर को संभाल कर रखा जाए? क्या आज संबंधी असमानताओं को न्यूनतम करना चाहेंगे? ये नहीं है सर। ये नहीं है, सही कह रहे हो, गुड, यही नहीं है। क्या देश की रक्षा करना चाहेंगे? यस सर। तो बताइए, ऑप्शन नंबर 3 को लगा लीजिए, क्या बात है, बस। तो मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? 11। 11वें नंबर का बताइए कौन सा है? 11वें नंबर का, अरे 11वें नंबर का बताइए भाई। मौलिक कर्तव्य सर वो पालक और जो माँ बाप के पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को स्कूल ये जोड़ा गया है, शिक्षा के लिए उनका भी। मतलब आप लोगों को हनुमान जी की तरह याद दिलाना पड़ता है ना। चलो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, आधुनिकीकरण की क्या विशेषता है? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है आपके सामने। आधुनिकीकरण की क्या विशेषता है? और अगर हम जब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, उद्देश्यों में परिवर्तन। देखिए क्या आप, हाँ सही बताया आपने। यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आधुनिकीकरण होता क्या है। सिंपल शब्दों में आप समझने की कोशिश करिए। देखिए आधुनिकीकरण, आधुनिक
समाज में, आज का जो समाज है वो आधुनिक के नाम से जाना जाता है, तो आधुनिक समाज में बढ़ते बदलाव को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्योग और शहरीकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। इसमें तकनीकी विकास पर बल दिया जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, यही बात नहीं, अगर हम जब आधुनिकीकरण के अंतर्गत हम चर्चा उसकी विशेषताओं पर करते हैं तो हम सबसे पहली बात कहते हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, नंबर 1। जब हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, तो आप भी कहते हैं नंबर 2 पॉइंट हो जाता है, जटिल और लंबी। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो यह आधुनिकीकरण की विशेषता एक क्रांतिकारी प्रक्रिया मानी जाती है, ये नंबर 3 आप याद रख सकते हैं। नंबर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में उसकी विशेषता को लेकर, तो उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की तकनीकी विधियों का प्रयोग किया जाता है और नए परिवर्तनों का सूर्योदय किया जाता है। अगर हम बात करते हैं नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दिशाओं की ओर हम अग्रसर होते हैं, ये भी हमारा आधुनिकीकरण की एक विशेषता बताता है। साथ ही साथ सामाजिक मूल्य और उद्देश्य और आकांक्षाओं में परिवर्तन लाने की भी बात करता है ये। तो यही हमारी आधुनिकीकरण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा क्या? सर ये फर्स्ट को क्या क्या मतलब है, ये फर्स्ट वाला? प्रवर्जन मतलब क्या होगा भाई, बताएं। प्रवर्तन बोलते हैं, प्रवचन लिखा है, प्रवर्तन भी होता है। प्रोजन मतलब प्रभाव। ओके इंग्लिश बता दीजिए ना इसकी। माइग्रेट होना, माइग्रेट में बोल सकते हैं। ओके, इवन क्या बता रहे हैं, इंग्लिश दिखाने के लिए या बोल रहे हैं। बहुत सारी व्यवस्था होगी सब प्रवचन की। प्रवचन जो है ना, प्रवसन सब प्रवास से बना है। एक मिनट माइग्रेट। ये देखिए, हाँ ये बेसिकली क्या होता है, देखिए सुनिए, जो माइग्रेशन होता है ना, ये आपको बताता है कि जनसंख्या का एक स्थान जो दूसरे स्थान पर जाना होता है उसे हम क्या बोलेंगे? माइग्रेशन। सर माइग्रेशन पता था, वो इतना टफ वर्ड लग रहा था, पता नहीं ऐसा लग रहा था चलो भैया, ये यूजीसी है ना, हाँ, थोड़ा सा ग्रामीण समुदाय का आया था ना कि शहरों की तरफ प्रवास करते हैं, तो वो वही वर्ड। चलो आगे बढ़ लो। सर इंग्लिश में इतने ज्यादा मुश्किल वर्ड नहीं यूज करते, हाँ। हिंदी में ही ज्यादा मुश्किल यूज करते हैं ना। हिंदी बहुत मुश्किल होता है यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। 1 मिनट जरा होल्ड रखिएगा सभी लोग।